हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, हमने प्रेसिडेंट कर लिया था, वाइस प्रेसिडेंट कर लिया था, प्राइम मिनिस्टर कर लिया था। अब आते हैं हायरार्की में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है जी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये होते क्या हैं? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, अब इनको हम कैबिनेट मिनिस्टर्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री में आते हैं हमारे, आपने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गए, ठीक है जी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गए इस तरीके से। और फिर उसमें स्टेट मिनिस्ट्री भी हो जाती है, मतलब कि उससे एक लेवल नीचे। ठीक है जी, इनको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मानते हैं। ठीक है जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वैसे तो आपने आर्टिकल्स जो हैं हमने प्रेसिडेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, माफ़ कीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर के साथ सारे पढ़ लिए हुए थे। इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन में करेंगे, इसमें थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको हम जल्दी निपटाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हमें, आपको पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में आता है और ये ब्रिटिश पैटर्न से उठाया गया है। ठीक है जी, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। ये हमने पिछले लेक्चर में कर लिया हुआ था। जिन लोगों ने ये लेक्चर अगर अभी पढ़ रहे हैं तो पिछले लेक्चर में जाके आप प्राइम मिनिस्टर को देख सकते हैं। एक बार आप प्राइम मिनिस्टर वाले लेक्चर को प्रॉपर्ली देख लेंगे तो आपको इस वाले लेक्चर को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, अब प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है कि दो आर्टिकल्स दिए हुए हैं, आर्टिकल 74 और 75, जो कि एक ब्रॉड, स्केची और जर्नल मैनर में बताते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो काम करनी चाहिए। ठीक है जी, आर्टिकल 74 किससे डील करता है? ये डील करता है स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और आर्टिकल 75 डील करता है किस तरीके से अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, टेन्योर कितना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, ओथ क्या होती है, सैलरीज क्या होती है, अलाउंसेस क्या होती है मिनिस्टर की। ठीक है, ये दो आर्टिकल्स हो गए। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे। आर्टिकल 74 क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। ठीक है जी, अब क्या है कि हमारे जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ठीक है जी, वो क्या होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ दे आर हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, मतलब कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं वो। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर इनके लीडर हैं और ये इनके साथ काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, और ये क्या करते हैं, ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है जी, और इसके साथ क्या है कि जो एडवाइस जो है, द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट, मतलब जो भी एडवाइस दी जाएगी उसको किसी भी कोर्ट में इंक्वायरी नहीं की जा सकती है। अब आते हैं आर्टिकल 75 पे, अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर। अब को क्या क्या है? पहला है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये पिछले वाले लेक्चर में हमने कर लिया था। ठीक है जी, एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब दोनों की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट की है, लेकिन जो मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट है वो किस पे होगी? ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, मतलब कि लोकसभा की जो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है जी, उसका 15% जो है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। क्या? नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। दिस प्रोविजन वॉज एडेड इन द 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है जी, अब क्या है कि मेंबर ऑफ, अगला पॉइंट क्या है, मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है जी, हु इज डिसक्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शेल ऑल्सो बी डिसक्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, मतलब कि किसी ने पार्टी चेंज कर लिया। अब डिफेक्शन लॉ हम पार्लियामेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, विप क्या होता है, डिफेक्शन क्या होता है, ये अब देखिए आपको आगे के लेक्चर के क्लूज़ मिलना स्टार्ट हो गए हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो अगर कोई भी ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कि डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत सस्पेंड हुआ है या फिर कोई भी इस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, तो वो क्या है, ही शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर, और ये भी 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ऐड किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है, मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, सेम गोज विद द प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे किसकी? लोकसभा के। प्रेसिडेंट जो है वो ओथ देंगे किसकी? ऑफिस एंड सीक्रेसी किसको? मिनिस्टर को।
और कोई मिनिस्टर जो है जो कि पार्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा का पार्ट नहीं है, स्टिल वो मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन 6 मंथ्स के बीच उसको क्या है, कहीं ना कहीं से इलेक्ट होके आना पड़ेगा, और अगर नहीं होता है तो हिज मिनिस्ट्री शैल सीज टू बी नॉट इन द ऑफिस, मतलब कि ख़त्म हो जाएगी। 6 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है। सैलरीज और अलाउंसेस जो होती है मिनिस्टर की, वो कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आर्टिकल 77 में, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें क्या है कि सारे जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो किसके नाम पे होते हैं, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। सारे हमारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो हैं वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। जिस कोई भी ऑर्डर, इंस्ट्रूमेंट्स या किसी भी तरीके के ऑर्डिनेंस वगैरह इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट है, उसके जो रूल्स हैं कि किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए, क्या क्या क्लॉजेज हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो कौन बनाता है, वो प्रेसिडेंट होता है, वो प्रेसिडेंट बनाते हैं। हमने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर को आप जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो प्रेसिडेंट वाले लेक्चर उसमें देखेंगे तो उसमें मैंने प्रॉपरली बताया हुआ कैसे है। ठीक है जी। और उसकी जो फर्दर द वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट विच इज़ सो ऑथेंटिकेटेड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ नॉट एन ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट मेड और एग्जीक्यूटिव बाय द प्रेसिडेंट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा पॉइंट है कि प्रेसिडेंट जो है वो रूल्स बनाएंगे, किसके लिए, फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि रूल्स प्रेसिडेंट बनाएंगे। ठीक है जी, लेकिन काम जो है मिनिस्टर्स करेंगे मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और नाम किसका चलेगा, प्रेसिडेंट का चलेगा। तो देखिए किस तरीके से है कि प्रेसिडेंट जो हमने डिफैक्ट और डी एज्योर कल किया हुआ था, प्लीज़ जाइए पिछले लेक्चर्स ढंग से देखिए। अगर आप पहली बार इन लेक्चर्स को देख रहे हैं, गो टू द प्रीवियस लेक्चर्स एंड यू विल रियली गेट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द केस। ठीक है जी। अब आते हैं आर्टिकल 78 में। अभी आते हैं ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी, क्योंकि वो हेड कर रहे हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री को, तो प्राइम मिनिस्टर का भी इसमें रोल है काफ़ी ज़्यादा। इनमें ड्यूटी क्या क्या है, वो कम्युनिकेट करेंगे टू द प्रेसिडेंट सारे डिसीजंस वगैरह। ठीक है जी, ये हमने पिछले वाले प्राइम मिनिस्टर में कर लिया हुआ है। और उनका क्या है कि फर्निश करेंगे सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन। ठीक है जी, मतलब किसी भी तरीके के आपने डिसीजंस लिए हैं, रेगुलेशंस बन रहे हैं लेजिस्लेशन के, वो आपको बताने की जिम्मेदारी बनती है प्राइम मिनिस्टर की। और अगर प्रेसिडेंट जो है उनको वो रिक्वायर करते हैं कि कोई भी कंसिडरेशन ली हुई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, तो उसके बारे में भी वो जान सकते हैं कि क्या ये कंसिडरेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने इकट्ठे ली है कि पर्टिकुलर मिनिस्टर ने अकेले ली हुई है, तो ही कैन आस्क फॉर इट। ठीक है जी। अब आते हैं आर्टिकल 88, राइट ऑफ द मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट टू हाउसेज। इसमें क्या है कि हर मिनिस्टर के पास एक राइट होगा किस चीज़ का, स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि वो बोलने का अधिकार है उनके पास और प्रोसीडिंग्स में लेने का भी पार्ट है, क्योंकि वो राज्यसभा या लोकसभा का पार्ट हैं और चुन के आए हैं, नॉमिनेट होके आए हैं, बट ही और शी इज़ द पार्ट ऑफ इट। ठीक है जी, बट उनके दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू द वोट। अब ये क्या है, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू द वोट, ये आगे जाके हम ढंग से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वोटिंग ज़रा भी नहीं अलाउड है अलाउड, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। चलिए अब आते हैं नेचर ऑफ एडवाइस में मिनिस्टर की। एडवाइस जो है कौन किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं। तो नेचर ऑफ एडवाइस कैसी होती है, आर्टिकल 74 में क्या कहते हैं कि ये आप फिर से रिपीट हो गया है वही चीज़ जो हमने ऊपर कर रहे थे कि वो हेड कर रहे हैं, एड कर रहे हैं किसको, प्राइम मिनिस्टर को, और एडवाइस कर रहे हैं प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। ठीक है जी, तो पहली ये चीज़ है। अब क्या है कि 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये जो एडवाइस दी जाती है प्रेसिडेंट को, ये बाइंडिंग हो जाती है, मतलब कि प्रेसिडेंट को ये एडवाइस माननी ही पड़ेगी। कौन सी अमेंडमेंट से आया था, 42nd और 44th, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, मतलब कि आपकी जो एडवाइस है वो बाइंडिंग है किस पे, प्रेसिडेंट पे। और जो नेचर ऑफ एडवाइस जो भी टेंडर की है, ठीक है जी, वो किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं की जा सकती। ठीक है जी। अब इस प्रोविज़न ने एम्फसाइज़ किया था कि द इंटीमेट एंड कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर, मतलब कि ये जो प्रेसिडेंट और मिनिस्टर के बीच में जो एक रिलेशनशिप है ये काफ़ी ज़्यादा गोपनीयता के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में, इसीलिए इनकी जो आपकी एडवाइस हैं वो बाइंडिंग होती हैं। ठीक है जी।
अब 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर आपकी डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा भी हो जाती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड द ऑफिस। अब इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल लोकसभा डिसॉल्व हो गई, ठीक है जी, और फ्रेश इलेक्शंस होने हैं, तो जब तक आपके इलेक्शंस हुए हैं और नई लोकसभा आती है तब तक आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही रहेंगे, ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे जब तक आपके नए प्राइम मिनिस्टर चुन के नहीं आते। वो इसलिए है कि देखिए देश तो चलता ही रहेगा ना। अब आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, लोकसभा अगर भंग होगी और नए इलेक्शंस हैं, तो जब तक नए नहीं आते हैं तब तक ये ऑफिस में होते हैं, ठीक है जी। तो ये 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। आर्टिकल 74 क्या है, इज अ मैंडेटरी एंड देयरफॉर प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब कि प्रेसिडेंट अपने से कुछ नहीं कर सकते, उनको जो है एडवाइस जो है और एड जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की चाहिए। और एनी एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स, वो क्या है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। और वो किसके अंतर्गत आएगा, वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 74 के अंतर्गत वायलेटिव होगा, ठीक है जी। अब 1974 में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स कि सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, द सेटिस्फेक्शन इज़ नॉट पर्सनल सेटिस्फेक्शन। मतलब कि प्रेसिडेंट को जो सेटिस्फेक्शन है वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब वो एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सेटिस्फेक्शन, जिसमें कि जिन्होंने एड करना है किसको, प्रेसिडेंट को, और जिनकी जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है। तो वो सेटिस्फेक्शन वाला जो क्लॉज है वो टेक्निकलिटीज़ पे आना चाहिए, पर्सनल उस पे नहीं आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स की कैसे होते हैं। अब अपॉइंटमेंट कैसे होती है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, और हमारे जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो भी कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर बीच में आ जाता है, ठीक है जी। तो मतलब कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन, सिर्फ उन्हीं लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं मिनिस्टर जो कि रिकमेंड किए हैं प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक है जी। और यूजुअली क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं या तो लोकसभा के या राज्यसभा के, वो अपॉइंट होते हैं एज अ मिनिस्टर, ठीक है जी। अब कोई पर्सन जो कि राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर नहीं है वो भी अपॉइंट किया जा सकता है मिनिस्टर, बट उसको 6 महीने के बीच में मेंबर बनना पड़ेगा, इधर आपका राज्यसभा हो गया या फिर लोकसभा, और ज़रूरी नहीं है कि चुन के आना है, वो नॉमिनेशन के थ्रू भी हो सकता है। अब जो मिनिस्टर हु इज़ अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, ठीक है, ये तो हमने ऊपर भी कर लिया था, बट ही कैन वोट ओनली इन द हाउस इन विच ही इज़ मेंबर। तो ये था वो ऊपर जो हमने किया था ना। फॉर एग्जांपल मैं अगर राज्यसभा का मेंबर हूँ तो उसी में ही वोट कर सकता हूँ, या लोकसभा का मेंबर हूँ तो उसी में कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लोकसभा का मेंबर हूँ तो राज्यसभा में वोट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं ओथ एंड सैलरी ऑफ मिनिस्टर। अब ओथ के लिए जो आपकी ओथ प्राइम मिनिस्टर के लिए रहती है वही सेम आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए भी रहती है। और वो ओथ क्या है कि वो ट्रू फेथ एंड एलिजेंस के साथ रहेंगे, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। वो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए काम करेंगे, अपहोल्ड करेंगे, ठीक है जी। फेथफुली और कंसिस्टेंटली डिस्चार्ज करेंगे अपनी ड्यूटीज़, ठीक है जी। और टू डू राइट ऑल द मैनर्स ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, मतलब कि अपने संविधान की रक्षा करेंगे और उसको पालन करेंगे। इसमें सेम आपका एक क्लॉज जो हमने प्राइम मिनिस्टर के साथ किया था कि उनके पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है जी, उसकी गोपनीयता की शपथ जो होती है वो भी रखेंगे। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ है वो किसी को नहीं बता सकते अनलेस एंड अनटिल जो उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है जी। ये गोपनीयता की शपथ होती है। अब 1990 में क्या हुआ था कि देवीलाल जी जो थे उनको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की ओथ दिलाई गई थी, उसको वो चैलेंज कर दिया था कि ओथ पे चैलेंज कर दिया था कि ये जी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ओथ है उसको अपहोल्ड किया था, मतलब कि वैलिड किया था। और उसमें क्या कहा था कि अ पर्सन एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इज डिस्क्रिप्शन ओनली एंड सच डिस्क्रिप्शन डज नॉट कन्फर ऑन हिम एनी पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि
ये एक डिस्क्रिप्शन बताइए कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, और ओथ जो है वो बिल्कुल ठीक की हुई है, लेकिन उसमें ये नहीं बोला कि उनके पास प्राइम मिनिस्टर की पावर्स आ गई हुई हैं। और उन्होंने कहा था कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मिनिस्टर एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और एनी टाइप ऑफ मिनिस्टर सच एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट या फिर डिप्टी मिनिस्टर जो भी है, देयर इज़ नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट विटिएट द ओथ टेकन बाय हिम। मतलब कि आप किसी भी तरीके की ओथ ले लो, मतलब आप ओथ तो सबकी सेम ही रहेगी, आपको मिनिस्ट्री जो मर्जी दे दी जाए, ठीक है जी। आपकी जो एमपी की ओथ है वो सेम रहती है और आपकी कैबिनेट मिनिस्टर की भी सेम रहती है, ठीक है जी। इट इज़ लाइक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना। अब आपको रोल क्या दिया जा रहा है वो डिफरेंट रहता है, ठीक है जी। सैलरीज और अलाउंसेस जो होती है मिनिस्टर की वो कौन डिटरमिन करता है? पार्लियामेंट। ये भी हमने कर लिया था, ठीक है जी। अब मिनिस्टर के जो सैलरी या अलाउंसेस है वो इक्वलेंट टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होती है, ठीक है जी। उनको एडिशनली सम्पटरी अलाउंस मिलता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर की पहले 1500 होती थी पर मंथ, अब 3000 हो गई है। सिमिलरली 2000 अब किसकी होगी है? हमारे मिनिस्टर्स की होगी है। अब आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स कि मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहले आती कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। आर्टिकल 75 में सीधे सीधे कहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके हैं? लोकसभा के, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि सारे मिनिस्टर जो हैं वो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं लोकसभा के लिए, जो भी उनके एक्ट्स हैं, ओमिशंस हैं, कमीशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। और वो एक टीम की तरह काम करते हैं, मतलब कि तैरेंगे भी साथ में और डूबेंगे भी साथ में, ठीक है जी। और जब लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देती है काउंसिल के, किसी काउंसिल के अगेंस्ट या किसी पार्टी के अगेंस्ट, ठीक है जी, तो उसमें अगर क्या है कि आपके सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो रिज़ाइन माना जाता है। मतलब कि जो आपके सपोज़ आपकी मिनिस्ट्री में 15 कैबिनेट मिनिस्टर एग्जांपल है और उसमें से 10 लोकसभा से आए हुए हैं, 5 आपके राज्यसभा से आए हुए हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है। और तो इसमें आपके 15 के 15 जो हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लोकसभा है या राज्यसभा है, दे आर लाइक ये आपके रिज़ाइंड माने जाते हैं, ठीक है जी। और अल्टरनेटली क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि जी आप लोकसभा भंग कर दीजिए, ठीक है जी। और वो उसमें बता सकते हैं कि जी हमारी जो लोकसभा है वो हमारे व्यूज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं फेथफुली और फ्रेश इलेक्शंस करिए, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो भी कर सकते हैं। ये चीज़ इसलिए भी आई थी क्योंकि आपने देखा होगा इंदिरा गांधी टाइम पे उन्होंने सीधे प्रेसिडेंट को बोल दिया था। तो आप जाइए, आप प्रेसिडेंट वाला लेक्चर जाके ढंग से देखिए, उसमें बड़े अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हो, ठीक है जी। अब प्रेसिडेंट जो है ही मे नॉट ऑब्लाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस। मतलब कि किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस जो है वो खो दिया हुआ है, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गए हैं, तो प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात को मानने के लिए ऑब्लिगेशन नहीं है उनके पास, मतलब कि ज़रूरी नहीं क्यों मानेंगे, अगर वो जीत जाते तो फिर बाइंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो अब जो प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका मतलब है कि कैबिनेट डिसीजन जो है वो बाइंड करते हैं, ठीक है, ऑल कैबिनेट मिनिस्टर को। मतलब कि अगर वो डिफ़र भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, 1 या 2 डिफ़र भी कर रहे हैं, लेकिन उनके जितने भी डिसीजन हैं वो बाइंडिंग है, मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं पूरे के। और ये सारे मिनिस्टर्स की ड्यूटी है कि सारे जितने भी डिसीजन हैं उनके साथ इकट्ठे आना है। और कोई मिनिस्टर जो है वो डिसएग्री कर रहा है तो वो कैबिनेट के डिसीजन से तो वो या तो उस डिसीजन को डिफेंड करे या तो वो रिज़ाइन करे, ठीक है जी। और काफ़ी हमारे जो प्रीवियस मिनिस्टर्स रह चुके हैं उन्होंने रिज़ाइन करे, जैसे कि अम्बेडकर जी ने रिज़ाइन करा था, उनको हिंदू कोड बिल पे थोड़ा सा उनकी हो गई थी खटपिट, मतलब ही हैड हिज डिफरेंसेस तो रिज़ाइन कर दिया था। CD देशमुख जी ने रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है जी। फिर आरिफ मोहम्मद साहब है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो मतलब ऐसे पास्ट में काफ़ी मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया हुआ है, ठीक है जी। अब आते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है जी। ये तो हमने पढ़ ही लिया था, ये कर ही लिया था। लेकिन द प्रेसिडेंट रिमूव्स द मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी।
मतलब अपने आप से नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर आपको आपके सजेस्ट करते हैं कि इसको मिनिस्टर रख लो, तो प्राइम मिनिस्टर ही एडवाइस करते हैं कि इनको हटा दो। अगर कोई इन केस ऑफ ओपिनियन या डिससेटिस्फेक्शन हो जाती है या फिर परफॉर्मेंस नहीं आ रही किसी मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि जी इनको हटा दो, ठीक है जी। अब यूजुअली कभी ऐसा होता नहीं है, मतलब कि मिनिस्टर खुद ही मतलब चेंज हो जाता है, मतलब कि मतलब इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी, पहले से सब कुछ डिसाइडेड होता है, ठीक है जी। अब बाय एक्सरसाइजिंग दिस पावर प्राइम मिनिस्टर कैन इंश्योर द रियलाइजेशन ऑफ द रूल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सबको इकट्ठे चलना पड़ता है, ठीक है जी। इस कंटेक्स्ट में अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो वही है ना कि जी कैप्टन की बात तो सुनने पड़ेगी, प्राइम मिनिस्टर इज़ लाइक अ कैप्टन, कैप्टन की बात नहीं सुनोगे तो फिर टीम से बाहर हो जाओगे, ठीक है। अब आते हैं नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ब्रिटेन में क्या होता है कि आपके एवरी ऑर्डर ऑफ द किंग फॉर एनी पब्लिक एक्ट इज़ काउंटरसाइंड बाय द मिनिस्टर, ठीक है जी। आपको पता है कि वहाँ पे क्वीन इज़ द टॉप हेड, ठीक है जी। और अगर ऐसा जो ऑर्डर है वो वायलेशन ऑफ एनी लॉ है, तो मिनिस्टर जो है उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है और वो कोर्ट में भी उसको जाना पड़ जा सकता है, ठीक है जी। वहाँ पे मिनिस्ट्री की लाइबिलिटी होती है। अब वहाँ पे क्या है, लीगली क्या कहते हैं कि किंग कैन नॉट डू रॉन्ग, मतलब कि जो राजा है वो कभी गलत नहीं कर सकता, इसलिए राजा को कभी सू नहीं करते हैं। सू कौन होता है, मिनिस्टर होता है, ठीक है जी। अब इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा पोजीशन नहीं है कि देयर इज़ नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर। अब ये क्या है कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर पब्लिक एक्ट शुड बी काउंटरसाइंड बाय अ मिनिस्टर। हमारे यहाँ पे नहीं है जैसे कि ब्रिटेन में होता है, ठीक है जी। और कोर्ट्स जो हैं वो बार्ड हैं फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू द नेचर ऑफ एडवाइस रेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट। मतलब कि मैं एक मिनिस्टर हूँ, मैंने प्रेसिडेंट साहब को कोई वो करी एडवाइस दी, तो कोर्ट नहीं पूछ सकता कि आपने क्या एडवाइस दी है या क्यों है। वो इसलिए है कि एक आपने हम ऊपर बात करी थी कि एक इंटीमेट रिलेशन है प्रेसिडेंट और मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए कोर्ट्स का उसमें कुछ रोल नहीं है। अब आते हैं रोल ऑफ कैबिनेट, ठीक है जी। कैबिनेट का रोल क्या होता है। अब ये सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, ये चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है जी। ये एक हमारी सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है सारी एडमिनिस्ट्रेशन की। ये चीफ कोऑर्डिनेशन करती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। ये एडवाइजरी बॉडी है, प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है, ठीक है जी। और ये चीफ क्राइसिस मैनेजर भी है, जैसे कि हमने देखा कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर की, वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है जी। लेकिन उनकी मदद भी कौन करता है, कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे होम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, सब करते हैं। और ये मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स को भी हैंडल करते हैं। और ये करते हैं एक्साइज कंट्रोल करते हैं किस पे, इट एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर हायर अपॉइंटमेंट्स, जो हमने कल देखी थी कि प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ उनकी एक फ़ौज होती है काफ़ी पावरफुल, और ये फॉरेन पॉलिसीज़ के लिए होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे कैप्टन हो गए, और बाकी जो मतलब आपके वाइस कैप्टन हो गए, मतलब होम मिनिस्टर टाइप्स, इस टाइप से हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं किचन कैबिनेट। ये बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा न्यूज़ में, क्या होता है किचन कैबिनेट। अब क्या है, अब ये जो कैबिनेट है एक बहुत स्मॉल बॉडी होती है वैसे, और मतलब यूजुअली क्या होता है कि मतलब प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं और कुछ 15 से 20 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जो होते हैं वो इस डिसीजन मेकिंग बॉडी में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो हैं होम मिनिस्टर हैं वो इम्पॉर्टेंट है, डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इम्पॉर्टेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर है वो इम्पॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। इस तरीके से एचआरडी मिनिस्टर हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। इस तरीके से 5 से 10-15 जो हैं ये बड़े ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ना हमारे, जैसे रेलवे मिनिस्टर हो गए तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो हमारे सारे जो हैं किचन कैबिनेट के यूजुअली रहते हैं। ये एक स्मॉलर बॉडी होती है जिसको इनर कैबिनेट भी बोलते हैं और किचन कैबिनेट भी बोलते हैं। ये एक इनफॉर्मल बॉडी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर के जो आपके जो होते हैं ना इम्पॉर्टेंट पीपल, वो जिनमें प्राइम मिनिस्टर को पूरा फेथ है या जिनके साथ हर डिस्कस कर सकते हैं प्रॉब्लम, वो रहते हैं इनको। और ये जो किचन कैबिनेट है प्राइम मिनिस्टर को इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ में भी करते हैं। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि किचन कैबिनेट में आपके इलेक्टेड ही होने चाहिए, इसमें आउटसाइडर्स भी आ जाते हैं, जैसे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल
हमारे जैसे आपके पॉलिटिकल हेड्स ही हैं, ठीक है जी, जैसे कि हमारे जेपी नड्डा साहब हैं, ही इज़ द बीजेपी स्पोक्स पर्सन, ठीक है जी, मतलब सॉरी नॉट बीजेपी स्पोक्स पर्सन, मतलब बीजेपी के हेड करते हैं, ठीक है जी, प्रेसिडेंट हैं। तो ये भी किचन कैबिनेट में पार्ट लिख सकते हैं, या फिर कोई आपके आरएसएस के हो गए फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए इसमें ये होता है कि आपकी पॉलिटिकल एलिनेज होती है। पॉलिटिकल एलिनेज मतलब कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट किस बैकग्राउंड से बन रही है, या आपके मतलब क्या धारा है, विचारधारा है, आप उनको भी बीच में कंसिडर करते हैं, ठीक है जी। तो ये एक किचन कैबिनेट में उनका भी रोल रहता है, ठीक है। अब हर प्राइम मिनिस्टर का एक इनर कैबिनेट तो रहता है, मतलब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ये चीज़ स्टार्ट हुई थी और फिर यहाँ से किचन कैबिनेट का सिस्टम आया था, ठीक है जी। अब प्राइम मिनिस्टर ने जो है कि इनर कैबिनेट को ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को रखा हुआ है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब इसकी संवैधानिक वैधता तो नहीं है, लेकिन इट इज़ स्टिल देयर। अब ये क्यों रखा हुआ है? एक स्मॉल यूनिट है जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है डिसीजन मेकिंग बॉडी में। आप देखेंगे कि कैबिनेट की मीटिंग, कैबिनेट मिनिस्ट्री की मीटिंग होती रहती है, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट वो किचन कैबिनेट वाले आते हैं। ये ऑफन मिलते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है जी। और ये प्राइम मिनिस्टर को सीक्रेसी मेंटेन करने में भी मदद करते हैं। लेकिन इसके डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या हैं कि ये अथॉरिटी एंड स्टेटस ऑफ द कैबिनेट जो है उसको थोड़ा सा कम कर देती है, और जो लीगल प्रोसेस जो है बाय अलाउइंग अदर आउटसाइड पर्सन टू प्ले एन इन्फ्लुएंशियल रोल इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग, वो भी उस पर क्वेश्चन मार्क कर देते कि ये क्या सही है, ठीक है जी। तो अब ये किचन कैबिनेट सिर्फ इंडिया का ही नहीं है, ये यूएसए और ब्रिटेन में भी रहता है, ठीक है जी। तो मतलब सरकार चलानी है तो उसमें हर टाइप के लोग होते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ है। आई होप आप सब ठीक हैं, बोर नहीं हुए हैं लेक्चर में, ठीक है जी। अपने पेन पेपर लीजिए और वहाँ पे लिखते रहिए, होमवर्क करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खाइए पिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।